यह कहानी गुड़गांव सेक्टर नंबर 21 की है, जिसमें एक शर्मिला नाम की औरत रहती थी। उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हुई जिसमें उसकी मौत हो गई और सारे परिवार को पुलिस स्टेशन में पुलिस ने हाजिर किया। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो कि उसी के घर वालों पर पुलिस ने शक के दायरे में पुलिस स्टेशन लाकर खड़ा कर दिया। तो हम अपनी कहानी में जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था और उसका असली कातिल कौन था। तो शर्मिला अपनी जिंदगी बहुत खुशहाली से बिता रही थी। उसके पति को गुजरे हुए 20 साल हो गए थे। वह अपने बेटे की शादी करके अपने बेटे और बहू के साथ बहुत खुश थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम प्रिया था। अपनी बेटी के साथ जिम में जाने लगती है और वहां पर जहां पर वह लोग जिम करते, वह उसी जिम वाले के साथ सेटिंग कर लेती है, उसे बॉयफ्रेंड बना लेती है और उससे शादी करके घर वालों से कहती है कि मैं इससे कोर्ट मैरिज करके आई हूं और मैं इस घर में इसके साथ ही रहूंगी। आज से यह आपके पिता हैं। लड़का राहुल इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे आपको अपनी माँ कहने में शर्म आ रही है। तब वह कहती है कि क्यों, मेरे क्या कोई अरमान नहीं है, मेरी क्या जिंदगी नहीं है? और शायद तुम्हारे पिता भी यही चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं। वह बात कह रही थी तभी उसका बेटा राहुल कहता है, प्लीज तुम अब पापा को बदनाम मत करो, मुझे तुम्हें मेरी माँ कहने में बहुत शर्म आ रही है। तभी उसकी बहन बोलती है, भैया क्यों, माँ को क्या खुश रहने का कोई हक नहीं है? मैं माँ की इस बात से बहुत सहमत हूँ कि उन्होंने शादी की, अपनी लाइफ एंजॉय करने का लिए सोचा। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर वह अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती है तो इसमें बुरा ही क्या है? तभी उसकी ननद, जिसके पति को भी गुजरे हुए बहुत साल हो गए थे, वह भी कहती है, मेरे से ज्यादा अकेलापन कोई नहीं जानता। जो तन्हाई एक औरत को पति के जाने के बाद होती है, तो इसमें गलत ही क्या है अगर वह अपने बारे में सोच ली। मैं भी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि इन्होंने शादी की, इनका हक है, इनकी भी जिंदगी है और यह जैसे चाहे वैसे जी सकती है। इनकी जिंदगी में खुशियां बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। तभी वह बुआ भतीजी दोनों माँ की साइड लेते हुए कहती है, हम आपकी बात से बहुत सहमत हैं, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। तभी राहुल अपनी माँ को डांटते हुए कहता है कि जिस दिन पिता मरे, काश उस दिन आप मर जाती, तो यह दिन हमें देखने को नहीं मिलता। दूसरी तरफ वह इतना अफसोस कर रही थी कि उसके बेटा और उसकी बहू उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि वह अपनी जिंदगी में खुश है। वह वहां से अपने रूम की ओर चले जाते हैं। दूसरे दिन तब वह उन्हें देखते हैं। शादी को 3 ही दिन हुए थे। वह एक ऐसी औरत से मिली थी जो मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात करके उनकी बातें उनके लोगों तक पहुंचाती थी, जो कि कानूनी अपराध है। वह इस जाल में फंसी हुई थी। उसने शादी की थी, वह भी इसी कारण की थी। उस औरत ने उसे ऐसे जाल में फंसाया था कि उसने शादी के लिए हाँ करने पड़ी। उसका एक दिन अचानक से फोन आता है और कहती है, अरे शर्मिला जी, आप कहाँ हो? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। तभी वह बोलती है, क्या बात, क्या हुआ? आपको मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? वह कहती है कि शर्मिला जी, मुझे आपसे मिलकर यह बात करनी होगी। आप प्लीज आपका घर का एड्रेस मुझे भेज दीजिए। वह कहती है, ठीक है, मैं अभी भेज देती हूँ। वह अपने घर का एड्रेस उसको भेज देती है और वह जल्द से उसके घर आती है और कहती, हाँ बताओ, आपको मुझसे क्या जरूरी काम था जो आप इतनी जल्दबाजी में यहाँ पर आई हो? तभी वह कहती है कि मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? तभी शर्मिला कहती है, क्यों नहीं, चलो मेरे रूम में चलकर बात करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ नौकरानी उन सभी की हरकतों को देख रही थी।
वह अपने काम पर लगी रही। वह दोनों अपने रूम में जाकर कुछ डिस्कस करते हैं। जब उसका पति अनिल घर पर आता है तो वह दरवाजा खटखटाता है। जब शर्मिला दरवाजा नहीं खोलती है तब वह चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे घर के वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। वह कहते हैं कि आप इतने जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो। तभी कहता है कि शर्मिला दरवाजा नहीं खोल रही है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। तभी उसका बेटा राहुल भी आवाज लगाता है, मोम मोम प्लीज दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसीलिए वह कहते हैं कि चलो दरवाजा ही तोड़ना पड़ेगा। वह दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी माँ खून से लथपथ नीचे गिरी हुई थी। वह तभी तुरंत पुलिस को बुलाते हैं और कार्रवाई शुरू करवाते हैं। तब पुलिस देखती है तो वह कहती है कि यह तो पूरा सुसाइड केस बनाया गया है, लेकिन यह कोई सुसाइड केस नहीं है बल्कि यह मर्डर है, क्योंकि इसके हाथों पर 2 कैंचियों के निशान हैं जिसकी वजह से इनकी नस कट गई है और खून ज्यादा निकलने के कारण इनकी डेथ हो गई है। और इनके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है ताकि ऐसा लगे कि यह चेयर पे बैठी हुई थी और इन्होंने अपनी नस खुद काटी है और यह गिरने के कारण इसके सर पर चोट आई है। लेकिन जो इसके सर से खून निकल रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि अगर सर पर चोट गिरने से लगती तो एक डायरेक्शन में चलता। इन्हें किसी ने पीछे से वार करके गंभीर चोट दी है। गंभीर चोट देने के बाद इसे कैंची से वार करके और इसे धक्का मारा गया है ताकि पुलिस को गुमराह किया जाए। पुलिस अपनी वेरिफिकेशन जारी रखती है और देखती है कि अलमारी में से कुछ गहने भी चोरी हुए थे। यह सब कुछ देखकर पुलिस सोचती है कि यह सब कुछ चोरी का केस लग रहा है, चोरी के लिए किसी ने इनका मर्डर किया है। लेकिन पुलिस को फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि लगता है कुछ तो राज ऐसा है जो कि अभी भी रह रहा है। पुलिस अपनी वेरिफिकेशन जारी रखती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका शक सही है और उनकी डेथ 12:30 से लेकर 3 बजे के बीच में ही हुई थी। जिसमें पुलिस ने वेरिफिकेशन की तो उनके पति का कहना था कि वह उस टाइम हॉस्पिटल में थे और ज्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत लेट आई। दूसरी तरफ जब उनकी बेटी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी, मैं अपने रूम में थी। तब उनकी ननद से पूछा गया तो वह बोली कि मैं तो स्टडी रूम में थी, कुछ किताबें पढ़ रही थी। तीसरी तरफ जब नौकरानी से यह बात पूछी गई तो नौकरानी कहती है मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं किचन में थी और हाँ उनसे कोई मिलने आया था जो कि लेडीज थी और वह मिलकर पता नहीं वापस गई या न गई, मुझे इस बात का नहीं पता है। वह घबराने लगती है, वह अपने हाथों को अंदर की तरफ दबाने लगती है। पुलिस इंस्पेक्टर की निगाहें उस लड़की पर गड़ी हुई थी जो उनकी हरकतों को अपनी नजरों में बिल्कुल सही तरीके से देख रहा था कि आखिरकार यह इतनी क्यों घबरा रही है। तभी उसके साथ जो एक कांस्टेबल थी उसे वह कहता है कि चलो तुम मेरे साथ यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। और तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ये जो नौकरानी है मुझे इस पर शक है, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ये मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। हमने जब इससे पूछताछ की तो इसके जो हाथों की हरकतें थी वो मुझे अजीब लग रही हैं। इसका मतलब है इसे कुछ तो पता है जो कि हमसे छुपा रही है। वह पुलिस कांस्टेबल उसके साथ उसके रूम में जाती है और उसके रूम में छानबीन करने लगती है। तभी लड़की कहती है आप क्या देख रहे हो। वह कहती है तुम चुपचाप खड़े रहो,
वह सब कुछ उसके रूम में इधर उधर करके रख देती है। लड़की कहती है, आप आखिरकार ढूंढ क्या रहे हो? तभी कांस्टेबल कहती है कि तू सच सच यह बता कि तू और क्या जानती है। तू कुछ तो जानती है जो तू हमसे छुपा रही है। तभी लड़की कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ यही जानती हूँ कि मैडम जी की शादी 3 दिन पहले हुई थी। उन्होंने कोर्ट में शादी बहुत दिनों से कर रखी थी, लेकिन घर पर उन्होंने 3 दिन पहले ही यह बात बताई थी। तो साहब ने यह कहा था कि अगर जहां पापा मरे थे वहां पर अगर आप मर जाते तो बहुत ठीक होता। यह बात सुनकर पुलिस को शक होने लगा राहुल पर। शक के दायरे में राहुल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन राहुल के रूम में जब पुलिस ने चेकिंग की, वहां से पुलिस को एक हथौड़ा और एक रूम की चाबी मिलती है। तभी पुलिस के आगे एक और केस आ जाता है कि आखिरकार यह चाबी किसकी है। तभी पुलिस सोचती है कि इस रूम में कुछ तो है जो कि रह रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर उनका मर्डर हुआ है तो मर्डर करने वाला आखिरकार यहां से बाहर निकला तो निकला कैसे। पुलिस सोचती है कि मुजरिम कहीं ना तो कहीं से यहां से निकला है, क्योंकि अगर वह अंदर आया है तो उसे निकलने का रास्ता भी कहीं से तो ढूंढा है। वह कोई भगवान तो है नहीं जो अंतर ध्यान हो गई। तभी वह कमरे की अच्छे से तलाशी लेते हैं। तभी उन्हें फर्श में कुछ घिसटा हुआ दिखाई देता है। तभी वह कहते हैं, चलो इसे चेक करो, आखिरकार यह क्या है। तब वह लेंस लगाकर देखते हैं तो पता चलता है कि यह अलमारी अपनी जगह से हिलाई गई थी। अभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब अलमारी को धक्का लगाकर वहां से सरकाते हैं, जहाँ की अलमारी के पीछे एक दरवाजा दिखाई देता है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, ओह वाह, यह तो बहुत इंटरेस्टिंग केस होता जा रहा है। अलमारी के पीछे एक डोर है, लेकिन यह डोर किसके रूम में जा रही है। तभी पुलिस कांस्टेबल कहती है, सर यह किसी रूम में नहीं बल्कि स्टोर रूम में जा रहा है। तभी वे कहते हैं, ठीक है, लाओ चाबी दो। दूसरी तरफ जब स्टोर रूम के अंदर जाते हैं तो वहीं पर भी एक अलमारी लगी हुई थी, जिसे हटाकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब उस दरवाजे को खोलते हैं और कहते हैं, मुजरिम इसी डोर से बाहर आया है और यह चाबी राहुल के पास बरामद हुई है। तो इसका मतलब सरासर यही है कि इसे गिरफ्तार किया जाए और जुर्मी यही है, इसे गिरफ्तार किया जाए। इसी व्यक्ति ने जुर्म किया है, इसी ने अपनी मां को मारा है। यह बातें अगर पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसे गिरफ्तार कर लेते हैं तब वहां पर उससे वेरिफिकेशन की जाती है। तो वह कहता है कि हाँ, मैंने माँ से यह कहा था कि पिता मरे उससे अच्छा था तुम मर जाती, लेकिन मेरा मकसद ऐसा कुछ नहीं था कि मैं अपनी माँ को मारूं। हाँ, मैं जानता हूं कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी, लेकिन अपनी माँ को मारकर नहीं। मैंने यह सब कुछ नहीं किया है, आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि वह चाबी और वह हथौड़ा जो तुम्हारी माँ को मारकर मारा गया है, वह तुम्हारे रूम से कहां से बरामद हो गए। तभी लेडीज कांस्टेबल बोलती है कि सर, जो उस हथौड़े पर ब्लड लगा हुआ है वह शर्मिला जी का ही है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, ठीक है, इनकी वेरिफिकेशन हो रही है, तब तक इसे लॉकअप में डाला जाए और तब तक इसकी बेरिहाई का कोई सबूत नहीं मिलता, इसे यहीं पर रखा जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि जुर्मी यह नहीं है। तभी कांस्टेबल कहती है, सर क्यों, यह जुर्मी क्यों नहीं है? आखिरकार हथौड़ा इसके पास से मिला है, रूम की चाबी इसके पास से मिली है। तभी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, यह जुर्मी नहीं है। तभी कांस्टेबल कहती है, सर यह कातिल क्यों नहीं है? आखिरकार इनके पास से चाबी भी बरामद हुई है और हथौड़ा भी, जिस पे ब्लड लगा हुआ है, और वह साबित करता है कि वह
खूनी यही है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं नहीं, यह बताओ तो वह सारी प्लानिंग इतनी अच्छे से की है कि उसने एक सुराग नहीं छोड़ा, तो वह व्यक्ति अपने ही रूम में चाबी और हथौड़े को क्यों रखेगा। वैसे तब तक इस केस की गुत्थी नहीं सुलझ जाती, तब तक राहुल को लॉकअप में ही रखा जाएगा। तभी दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर साहब उस औरत के पास जाते हैं जो कि शर्मिला जी से उसके डेथ से थोड़ी देर पहले मिलने आई थी। उसे पकड़कर पुलिस पूछताछ करती है और कहती है क्यों ना आप हमें शर्मिला जी से बात करा दीजिए कि आखिरकार हम भी तो जान लें कि शर्मिला जी की डेथ कैसे हुई थी, उनका मर्डर किसने किया है, हमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वह घबरा जाती है और कहती है सर यह मेरा फैशन है और मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। तभी वह कहते हैं यह गैर कानूनी है, गैर कानूनी काम करने के चक्कर में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। और रही बात दूसरी शर्मिला जी की, उसके बारे में तो हम पता लगा ही लेंगे। तभी वह कहती है कि आप लोग कहना क्या चाहते हो कि मैंने उसके पति से बात करवा दी, तो क्या मर्डर मैंने किया है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि उनका मर्डर हुआ है, आपको कैसे पता कि शर्मिला जी का मर्डर हो गया है। वह कहती है मुझे ऐसा तो कुछ नहीं पता, बस मुझे ऐसे ही पता चल गया। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं पता तो हमें भी बहुत कुछ चल गया, और रही बात उनके कातिल की, तो हम कातिल को जल्द ही पकड़ लेंगे, उसकी टेंशन आप मत लो। आप फिलहाल घड़ी हमारे साथ चलो और हमारी भी तो सेवा देखो कि हमारी सेवा कैसी होती है। आशा करता हूं कि आपको हमारी सेवा बहुत पसंद आएगी। पुलिस कांस्टेबल उसको लेकर पुलिस थाने चली जाती है। दूसरी तरफ कांस्टेबल उसका फोन ट्रेस करती है और उसके सारे फोन कॉल रिकॉर्ड चेक करने पर पता चलता है किसी राकेश नाम के लड़के के फोन उसके फोन पर बहुत बार किए गए थे। इनकी बातचीत बहुत बार हुई थी और तब पुलिस इंस्पेक्टर साहब उस फोन पर फोन करने लगे तो वह फोन स्विच ऑफ बता रहा था, जो कि केस यहाँ पर आकर फिर से एक नई दुविधा लेकर खड़ा हो गया था। फिर पुलिस को उस अनिल जिम ट्रेनर पर डाउट होने लगा। उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि वह 12:30 बजे अस्पताल में थे। 12 बजे 12:30 बजे उन्होंने शर्मिला जी को फोन किया है कि उन्हें 3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि उनके बैक में पेन होने के कारण वह डॉक्टर को दिखाने में थोड़ा देर होने के कारण वह 3 घंटे घर पर नहीं पहुंच पाए। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तुम उस अस्पताल में जाओ और पता करो कि वह वहां पर गए थे या नहीं, और वह गए थे तो वहां से तकरीबन कब निकले थे, मुझे एग्जैक्ट टाइम चाहिए, और वह निकलकर मुझे उसके सारी लोकेशन पता होनी चाहिए। सभी सीसीटीवी कैमरा चेक करो और उसे उसकी गाड़ी को ट्रेस करके पता लगाओ कि उसकी गाड़ी कहाँ पर गई थी। जब भी पुलिस कांस्टेबल अस्पताल जाती है उसमें पता चलता है कि वह आए तो थे। तब पुलिस कांस्टेबल वहां के कैमरे चेक करती है तो वे वास्तव में ही 12:30 बजे वहां से निकल लिए थे, जबकि शर्मिला का घर और हॉस्पिटल 20 मिनट के रास्ते पर ही है, लेकिन उन्हें आने में तकरीबन 2-3 घंटे लग गए। आखिरकार इतना लंबा सफर उन्होंने लगाया कहाँ। उनकी गाड़ी को ट्रेस करके पता लगाया तो उन्हें पता चलता है कि आत्माओं की जो देवी है मिलवाने वाली, वह उस औरत से मिलने गया था। आखिरकार उन दोनों का क्या संबंध था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब उन्हें गिरफ्तार करते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। तभी अनिल जिम ट्रेनर कहता है कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि या तो तुम खुद अपने आप बता दो, वरना हमें आरती अच्छे से उतारनी आती है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने अनिल को एक थप्पड़ लगाया।
उसी के अंदर अनिल ने अपनी सारी बात इंस्पेक्टर साहब को बता दी कि वह उस लड़की से प्यार करता है और वह उन दोनों का एक बनाया हुआ जाल था जिसके अंदर शर्मिला फंसी हुई थी और उनका यह कोई आज का खेल नहीं था। वह हर रोज हर एक नए व्यक्ति के लिए जाल बखेरते थे। उनका टारगेट सिर्फ एक ही होता था, वह अमीर लड़कियां जिनके पास बेशुमार दौलत हो। वह उससे शादी करता, किसी से तलाक ले लेता या किसी की अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता। वह ऐसा करते हुए बहुत दिन हो गए थे, लेकिन जब वह शर्मिला से मिला और उससे प्यार का ड्रामा किया, वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन शर्मिला अपने घर वालों के और अपने पति के वजह से शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वह गर्लफ्रेंड के पास शर्मिला को लेकर गया, जो कि शर्मिला से बोली कि मुझे तुम्हारे पति कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करनी चाहिए और तुम्हें भी जीने का हक है। जो कि शर्मिला ने उसकी बात आंख बंद करके भरोसा कर ली और उसने शादी कर ली। फिर उसने कहा, मैं दोबारा इसलिए मिलने गई थी, हमारा यह प्लान था कि हम उसे इतना स्ट्रेस दें ताकि वह खुद सुसाइड कर ले। हम भी इस बात को सुनकर चौंक गए थे कि आखिरकार मर्डर किया तो किया किसने। यह बात कहकर वह रोने लग जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, ठीक है, अगर तुम लोगों ने मर्डर नहीं किया तो मर्डर करने वाले का तो पता हम लगा ही लेंगे। वैसे जुर्म तो तुम लोगों ने भी बहुत किए हैं, जिसके कारण सरकार तुम्हें सजा जरूर देगी। उन्हें लॉकअप में डाल देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस यह सोच रही थी कि आखिरकार अगर मर्डर किया तो किया किसने, और मर्डर के साथ साथ जो अलमारी से जेवर गायब है, वह जेवर, सोने की हर एक चीज है किसके पास, वह किसने निकाले। यह बात पुलिस को खटक ही रही थी। तभी आता है एक और सच, स्वीटी की हत्या, जो उनके घर में एक नौकरानी का काम करती थी। स्वीटी की डेथ होने के बाद पुलिस को फिर से इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिस पर पुलिस तुरंत उनके घर पहुंचती है और उन्हें देखती है। तभी उसे फांसी पर लटका देखकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब वहीं पर पड़ा एक स्टूल उठाते हैं और उसके पाँव के तले खड़े करके देखते हैं। तब वह कहते हैं कि इन्होंने सुसाइड की नहीं, बल्कि इसकी करी गई है। तभी कांस्टेबल कहती है, सर इसकी सुसाइड कौन करेगा, बल्कि इसने तो एक खत भी लिखा है कि मैं अपनी गुनाही कबूल कर रही हूँ और मैं जेल में जाने से डरती हूँ, इसीलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, जो आंखों आगे होता है वो कभी सच नहीं होता, लेकिन कुछ तो है जो अभी भी मिसिंग है। वह उसे फिर कहती है, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह मर्डर है, यह कत्ल किया गया है, बल्कि हुआ नहीं है। ये सुसाइड क्यों नहीं लग रही है आपको, मुझे तो पूरा लग रहा है। तभी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि इसके पाँव के नीचे देखो मिट्टी लगी हुई है और स्टूल के ऊपर न तो कोई पाँव के निशान है न मिट्टी है, बिल्कुल साफ है। और अगर स्टूल पे चढ़कर इसने अपने गले में फांसी लटकाई है तो स्टूल से इतने ऊपर इसके पाँव कैसे पहुंचे। अगर यह तो मर्डर किया गया है, और लेकिन हाँ, इसे सुसाइड बनाने की पूरी कोशिश की गई है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, जल्दी से इसे नीचे उतारो। उसे नीचे उतारते हैं तो पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि देखो, अब इसके गले के ऊपर दो निशान हैं। एक तो वह जो इसको गला घोंटकर मारा गया है और दूसरा वह जो इसे लटकाया गया है। तभी पुलिस कांस्टेबल कहती है, सर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार इसकी डेथ कर कौन सकता है, घर के अंदर किसी को आने की इजाजत भी नहीं है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तुम इनकी बुहाजी और इनकी बेटी और एक
जो इनकी बीवी है, इन पर निगरानी रखो। इन पर से निगरानी हटनी नहीं चाहिए, इनकी हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखो। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर साहब उस लड़की के रूम में जाते हैं और तब उसकी तलाशी करते हैं। तो रूम के अंदर एक डस्टबिन, तभी डस्टबिन को खोलते हैं जिसके अंदर वह रस्सी और हाथों के दस्ताने डस्टबिन में गिरे हुए इंस्पेक्टर साहब देखते हैं, जो कि समझ जाते हैं कि हाँ, यह लड़की ने ही अपनी माँ का खून किया है और इसी ने ही स्वीटी का खून किया है। आखिर क्यों? पुलिस इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं कहते और उन हाथ ग्लव्स और उस रस्सी को लेकर जांच के लिए भेज दिया जाता है। तो जांच में पता चलता है कि वह वही ग्लव्स हैं और वही रस्सी है जिससे स्वीटी की हत्या हुई थी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर साहब ने सभी लेडीज को पुलिस स्टेशन ले जाने की अनुमति दी। उन्हें पुलिस स्टेशन हाजिर किया गया। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हमें पता चल गया कि असली कातिल है कौन। तभी इंस्पेक्टर साहब राहुल के पास जाकर कहते हैं कि खून तुमने किया है क्योंकि तुम जमीन के लालच में थे। दूसरी तरफ जाकर उसकी बीवी से कहता है खून तुमने किया है क्योंकि तुम्हारी भी निगाहें उनकी प्रॉपर्टी पर। तीसरा सवाल उठाते हैं अनिल पर कि तुमने उससे शादी की थी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। फिर उसकी गर्लफ्रेंड को भी कहा जाता है कि तुमने उसका मर्डर किया होगा क्योंकि तुम उससे थोड़ी देर पहले मिलने आई थी। तुम्हारे जाने के तुरंत बाद उसकी डेथ कैसे हो गई? फिर उसकी बुआजी के पास जाकर कहते हैं कि तुमने किया है अपनी भाभी का मर्डर क्योंकि तुम भी विधवा थी और वह भी विधवा थी, लेकिन तुमने शादी नहीं की और इन्होंने एक अच्छा सा लड़का देखकर अपनी लाइफ एंजॉय करने की सोची, इसलिए तुम उनसे जलती थी। वे फिर भी कुछ नहीं कहते। फिर इंस्पेक्टर साहब उस लड़की के पास जाते हैं और कहते हैं तुम पर तो शक किया नहीं जा सकता क्योंकि तुम तो इनकी बेटी हो। फिर वे कहते हैं कि हमारा शक जिम ट्रेनर पर है। इस अनिल जिम ट्रेनर ने ही शर्मिला जी का मर्डर किया है क्योंकि 3 दिन पहले शादी करके वह इस घर में आया और फिर यह प्लान बनाया और इन्हें टपकाने के बाद सारे जेवर जायदाद लेकर यहाँ से फरार होने की सोची। और इन सभी के अंदर मिली हुई थी स्वीटी, जिसका मर्डर इन लोगों ने बहुत आसानी से कर दिया ताकि यह केस यहीं पर खत्म हो जाए। वह उसे कहते हैं कि अब तुम्हें सजा होगी और तुम्हें सजाए मौत मिलेगी, तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। अच्छे से पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसे सुनाने लगते हैं और कहते हैं लॉकअप में डाल दो इसे तो अब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। यह सब कुछ प्रिया सुन ही रही थी। प्रिया कहती है रुक जाओ, इनका कोई कसूर नहीं है, माँ का मर्डर मैंने किया है, इन्होंने नहीं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हाँ तुमने किया है, यह बात हमें भी पता है। तभी प्रिया कहती है आपको कैसे पता? तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि जब तुमने अपने ही कमरे में डस्टबिन के अंदर अपने ग्लव्स छुपाओगी और जिससे स्वीटी को मारा था वह रस्सी उस डस्टबिन में बरामद होने के बाद हमें पता चल गया था कि इस सारे परपंच के अंदर तुम हो, लेकिन तुमने स्वीटी को क्यों मारा? तभी वह कहती है कि तब मैं थोड़ा मारकर माँ को मार दिया था। मैं अलमारी छरकाकर दूसरा डोर खोलकर स्टोर रूम में आ रही थी तो स्टोर रूम की सफाई स्वीटी कर रही थी, जिसने मुझे देख लिया। उसके मुंह बंद करने के लिए मैंने वह सारे जेवर जावरात उसे दे दिए और उसे कहा कि तू अब चुप रहेगी। और मेरे पे शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास चालू छोड़कर आ गई थी और मेरे कैमरे खराब होने के कारण आप लोगों को मुझ पर शक नहीं हुआ। और स्वीटी को मैंने इसलिए मार दिया क्योंकि उसकी डिमांड दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब वह मुझसे पैसे मांगने लगी थी और मुझे ब्लैकमेल करने लगी थी कि वह आप लोगों को यह सब कुछ बता देगी।
इसीलिए मैंने उसे मारकर सोचा कि सारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने पता लगा ही लिया। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, ठीक है, उसे तो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था, लेकिन तुमने अपने भाई को क्यों फंसाया? तभी वह कहती है कि मुझे मेरे भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, इसीलिए मैंने सोचा कि इन पर शक सभी का जाएगा और मैं अगर इनके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कर दूंगी, आप लोगों का केस यहीं खत्म हो जाएगा और आप लोग मेरे तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। वो पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ऐसा कुछ क्यों किया? तभी प्रिया कहती है कि मैं अनिल से प्यार करती हूँ, लेकिन यह मेरे से उम्र में बड़े थे, तो हम जिम में जाते थे, तो यह मुझे बहुत पसंद आ गए, जिसके कारण मैं इनसे प्यार करने लगी। लेकिन यह मेरी माँ के आसपास फिरता, उन्हीं से हंसकर बातें करता, मैं इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि यह मेरे से उम्र में बड़े थे। मैं हिचकिचाती रही, लेकिन कुछ दिन बाद ही मुझे पता चला कि माँ ने अनिल से शादी कर ली। मैं अपने गम को अंदर ही अंदर पीती रही और मैंने ठान ली थी कि मैं अब माँ को और अनिल को कभी एक नहीं होने दूंगी। इसीलिए मेरे दिमाग में यह सब कुछ आया, जिसे मैंने अंजाम दे दिया। लड़की यह बात कहकर रोने लगती है। तभी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि अब रोने से कुछ नहीं होने वाला, तुमने एक मर्डर नहीं बल्कि 2 मर्डर किए हैं और पुलिस को गुमराह किया है, जिसके कारण तुम्हें उम्र कैद होगी। लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है।